हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है नॉर्मल ब्यूटेन के आइसोमर्स के बारे में, खासकर नॉर्मल ब्यूटेन के जो आइसोमर्स होते हैं उनके कन्फर्मेशन के बारे में कि नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर जो आइसोमर्स होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ ही साथ इसका रीजन क्या है कि इतने सारे एन ब्यूटेन के इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल और हाईली एनर्जेटिक आइसोमर कौन सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं और बहुत सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं नॉर्मल ब्यूटेन का जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको अगर मैं सा हॉर्स प्रोजेक्शन के व्यू में देखूं तो देखिए मैं इस टाइप से इसको बनाता हूं प्रोजेक्शन को। तो यहाँ पर देखिए तो एक नंबर CH3 यहाँ पर आ गया, उसके बाद कार्बन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और 3 नंबर कार्बन यहाँ पर है और चौथे नंबर का कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर हो गई आपको बात? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर मैं जब उसको देखूंगा, ये मैंने आंख इसलिए बनाई है क्योंकि मैं यहाँ से इसको देखता हूं तो मुझे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे को व्यू होगा ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से उसको देखता हूँ, मान लीजिए यूं देख रहा हूं मैं साहॉर्स प्रोजेक्शन को, तो वो मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन की तरह दिखेगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन की मैं आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा है 1 2, तो ये इस तरीके से दिखेगा मुझे। ये 1 कार्बन इधर है और 2 नंबर का इधर है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये है ये वाला स्ट्रक्चर, तीसरा और चौथा। तो चौथा नंबर का ये है और तीसरे के 2 हाइड्रोजन यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके पीछे दूसरे के पीछे तीसरा कार्बन है। क्लियर हो गया? तो ये जो प्रोजेक्शन कहलाता है ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ऊपर वाला जो प्रोजेक्शन था इट इज कॉल्ड साहॉर्स प्रोजेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर जो इसके आइसोमर्स बनते हैं वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, ये 4 नंबर का जो CH3 है, यही हम कह सकते हैं कि 4 नंबर का जो कार्बन है इसके बेसिस पे इसके आइसोमर्स डेवलप होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो 4 नंबर का जो कार्बन है और ये जो 1 नंबर का कार्बन है, ये हम ये कह सकते हैं ये दोनों मेथिल ग्रुप जो हैं, इन दोनों की वजह से इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके बेसिस पे इसके जो आइसोमर्स होते हैं वो बनते हैं। तो हम एक एक करके हम सारे आइसोमर्स को समझते हैं और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस आइसोमर के पास है और उसका रीजन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एन ब्यूटेन के डिफरेंट आइसोमर्स के बारे में। तो यहां पर जो आइसोमर्स के जो स्ट्रक्चर होंगे वो न्यूमैन प्रोजेक्शन की तरह होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनता है और हमको कैसे दिखाई देता है। तो यहां पर जो फर्स्ट हमको दिख रहा है, तो ये आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिख रहा है फर्स्ट। यहां पर आपको दिख रहा होगा तो ये जो हमको इनिशियल जो दिखता था मैंने आपको बताया था, यहाँ 2 नंबर कार्बन है, यहाँ 1 नंबर कार्बन और उसके पीछे हमको 4 नंबर कार्बन दिख रहा है, ठीक है, और 2 के पीछे 3 नंबर कार्बन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्टेगर्ड और एंटी। क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड और एंटी। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो इसके आइसोमर्स होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं। यहां पर आइसोमर्स जो बनने वाले हैं वो इस मेथिल जो 4 नंबर का जो CH3 ग्रुप है या जो कार्बन है उसकी वजह से बनेंगे आइसोमर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 नंबर और 1 नंबर का जो ये CH3 ग्रुप्स हैं इनके बीच में होने वाले जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ये आइसोमर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो इंटरेक्शन ये स्टार्ट होता है, ये मेथिल ग्रुप जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जैसे ये मूव करता है तो हमको दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, इट इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स जो अगला स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा है। यहां पर जो ये मेथिल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के पास आ गया है, ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 के पास आ गया है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के पास आ गया है। तो यहां पर इसको पार्शियली एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, जो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूरज आमने सामने आ जाते हैं तो इसको ग्रहण कहते हैं। इसको पार्शियली इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो इस मेथिल को पूरा कंप्लीट तरीके से ढक नहीं रहा है, जिसकी वजह से इसको पार्शियली कहा गया है कि उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है, बस वो उसके क्लोज आ चुका है। तो ये जो सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर हमारा जो मेथिल ग्रुप है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो फिर यहां पर आ जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो हाइड्रोजन था वो यहां आ गया है, मतलब मेथिल ग्रुप को क्रॉस कर गया है, और यहां जो हमारा मेथिल ग्रुप था ये हाइड्रोजन से ऊपर चला गया है, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां आ चुका है। क्लियर है? यहां था तो यहां है, मतलब ये थोड़ा सा और मूव कर गया है, ठीक है। तो मूव थोड़ा सा और हुआ। यहां पर जो एंगल बनता है इन 2 मेथिल ग्रुप के बीच में वो बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको बोलते हैं गैस फॉर्म। क्या बोलते हैं? गैस फॉर्म, ठीक है। तो ये गैस फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से हमारा जो मूवमेंट है ये मेथिल का ये और ऊपर तरफ जाएगा, और यहां पर एक कंडीशन अब ये आ जाएगी, जो चौथा नंबर का स्ट्रक्चर है मेथिल जो होगा वो इस मेथिल के उसके आमने सामने आ जाएगा, मतलब उसको पूरा ढक देगा। हाइड्रोजन इसको ढक देगा, ये हाइड्रोजन इसको ढक देगा, और इसको बोलेंगे हम एक्लिप्स्ड, मतलब ये पूरी तरीके से यहां पर ग्रहण लग चुका है, तो ये कहलाएगा एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका होगा एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर आपका एक्लिप्स फॉर्म बन चुका है।
अब वापस से मेथिल ग्रुप जो होगा वो अगली तरीके से फिर से मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये जो मेथिल ग्रुप होगा ये फिर से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर देखिए, तो ये फिर से होगा गैस फॉर्म, ठीक है, मतलब अगला गैस फॉर्म, मतलब फिर से अब ये उल्टा होना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये वापस अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एक्लिप्स बन गया, उसके बाद वापस बना गैस फॉर्म। गैस फॉर्म बनने के बाद मेथिल ग्रुप फिर से मूव करेगा और हमको मिलेगा पार्शली एक्लिप्स्ड। तो हमको अगला स्ट्रक्चर फिर से मिलेगा पार्शली एक्लिप्स्ड, ठीक है। वही सेम यहां पर जो हाइड्रोजन है वो मेथिल की तरफ आ चुका है, यही जो हाइड्रोजन था। देखिए मैंने यहाँ गैस फॉर्म दो बनाए हैं, एक गैस फॉर्म था जब हम इधर से चले थे, और दूसरा गैस फॉर्म है जब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर में आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ थे, ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेगर्ड के बाद हम गए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद गए हम गैस फॉर्म की तरफ, गैस फॉर्म के बाद गए हम यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा एक्लिप्स फॉर्म था। एक्लिप्स फॉर्म के बाद हम वापस आ गए हैं गैस फॉर्म में, मतलब मेथिल जो था वो अब यहाँ आ चुका है, और उसके बाद फिर हम गए हैं यहाँ पर पार्शली एक्लिप्स्ड हुआ है, ठीक है। तो सेम यहां पर आप देख रहे होंगे, तो ये मेथिल ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन के पास आ गया है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास है, और ये हाइड्रोजन इस मेथिल ग्रुप के क्लोज आ चुका है। तो इट इज कॉल्ड पार्शली एक्लिप्स्ड, क्लियर है। और पार्शली एक्लिप्स के बाद वापस फिर हम स्टेगर्ड और एंटी फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए फिर से ये स्टेगर्ड और एंटी फॉर्म में हम सेम आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, मेथिल ग्रुप का हो रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जिसके आइसोमर्स होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, मेथिल मेथिल, मतलब ये CH3 के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इनकी वजह से इसके आइसोमर्स डेवलप होते हैं। क्लियर हो गई आपको बात। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बनते हैं, और वापस फिर वही 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर हो गई। तो टोटल यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां टोटल 7 स्ट्रक्चर बने हैं, मतलब हमको 7 आइसोमर्स मिले हैं एन ब्यूटेन के। अब हम ये समझते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होती है। तो अगर बात की जाए एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो एक्लिप्स फॉर्म के पास होती है, क्योंकि यहां पर जो मेथिल मेथिल ग्रुप है वो आपस में काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से मेथिल ग्रुप वापस से इससे दूर चला जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो एक्लिप्स फॉर्म के बाद होती है, ठीक है। नेक्स्ट उससे नीचे, मतलब एक्लिप्स के बाद जो अगली एनर्जी का लेवल है वो होता है पार्शली एक्लिप्स के पास, सेम रीजन है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला होता है फिर होता है गैस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है एक्लिप्स के पास, उसके बाद है पार्शली एक्लिप्स के बाद, उसके बाद है गैस फॉर्म के बाद, और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो स्टेगर्ड और एंटी के पास होती है। सेम इसका रीजन यही है कि इसमें CH3 के बीच में दूरी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे कम एनर्जी इसके पास होती है। अगर हम स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो स्टेगर्ड होगा, उसके बाद होगा गैस फॉर्म, उसके बाद होगा पार्शली एक्लिप्स्ड, और उसके बाद होगा एक्लिप्स फॉर्म। तो एनर्जी को उल्टा कर लोगे तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और स्टेबिलिटी को उल्टा कर लोगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमको सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, एक्लिप्स फॉर्म के पास, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल जो आइसोमर होता है वो होता है हमारा स्टेगर्ड या एंटी फॉर्म। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर मैंने जो ये डायग्राम आपको बताया है तो मैंने इसी वे में इसको शो भी करा है कि सबसे ऊपर मैंने एक्लिप्स फॉर्म बनाया है, उससे नीचे मैंने पार्शली एक्लिप्स बनाया है, उसके नीचे गैस फॉर्म, और सबसे नीचे मैंने स्टेगर्ड और एंटी फॉर्म बनाया है। इसका रीजन ये है कि आप इजीली समझ सके कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है और सबसे कम एनर्जी किसके पास है। अगर आप एग्जाम में आप जैसे शॉर्ट नोट भी अगर आप बनाएंगे तो आपको काफी इजी होगा एन ब्यूटेन के आइसोमर्स को समझने के लिए, और काफी इजीली आप इसको एग्जाम में लिख भी पाएंगे और इजीली क्लियर भी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये बोर्ड में इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। आप वीडियो को पुश करके नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही इजी और आसानी होगी एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहीं पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया एन ब्यूटेन के आइसोमर्स के कंफर्मेशन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।